नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ बैठे हैं किसान आंदोलन पे बात करने के लिए। पिछले 3 महीनों से ज्यादा वक्त से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेके। आज हमारे साथ है इंद्रजीत जी, जो किसानों के मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं। नमस्कार जी इंद्रजीत जी, आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। हाँ, मैं किसान सभा में काम करता हूँ, राज्य कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और संयुक्त किसान मोर्चे के साथ पिछले 3.5 महीने से काम कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। जी जी। तो आज हम जो किसान आंदोलन है, पूरा 3 महीने से ज्यादा का वक्त है, इस पे बात करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले है कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन रहा है, सबसे बड़ा ये एक इतिहास का देखा जाए तो इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है, आप कहाँ से मानते हैं? सबसे पहले तो आपने जो इसको सही कहा कि ये ऐतिहासिक आंदोलन है और अभूतपूर्व है, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े और इतनी लंबी अवधि तक चलने जैसे आंदोलन नहीं हुए, जिनके कुछ खास विशिष्ट पहचान है, जिनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे दूसरे संदर्भ में। लेकिन ये ऊपर से देखने में ऐसे लगता है कि 26-27 नवंबर को पंजाब और हरियाणा से चल के किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठ गए और तब से ये आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, एक आंदोलन का खास तरह का रूप तभी से शुरू हुआ है, लेकिन इस आंदोलन की पृष्ठभूमि बहुत पहले से है। जब से ये नव उदारीकरण की नीतियां जो रोजगार और आजीविका के लिए चुनौती बनी हुई हैं, तब से कृषि क्षेत्र के भीतर जो किसान की स्थिति है पैदा करने वाले की, वो उसके प्रतिकूल चल रही है। वो जो परिस्थिति है जी। यानी उसका जो खर्च है वो ज्यादा है और उसकी आमदनी उसके अनुपात में कम है, जिसकी वजह से उसको कर्जा लेना पड़ता है और कर्जा न उतरने की वजह से आमतौर पर किसान कर्जे के फंदे में फंसे रहते हैं, जिसको लेके आप जानते हैं कि कई साल से आत्महत्याएं करने की घटनाएं अलग अलग प्रांतों में बहुत सारी हुई हैं। और वो जिन जगहों के ऊपर वो आत्महत्याएं हुई हैं, ये भी एक बात समझने की है कि वहाँ पर अच्छी खासी विकसित खेती की स्थिति है। वहाँ चीज ये हो रही है क्योंकि जिसको हरी क्रांति कहते हैं, उसके बाद से असल में पूंजी निवेश हो गया खेती का जो धंधा है। उससे पहले उतना नहीं था, परंपरागत ढंग से हो जाया करती थी खेती, अब पूंजी के बिना नहीं हो सकती है। तो उस दशा में होने की वजह से कर्जा माफी का सवाल बार बार उठता रहा, जिसको हम कर्जा मुक्ति के सवाल के रूप तक लेके गए। और ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ढंग से, जैसे पंजाब में भी चलता रहा, हरियाणा में अपने ढंग से, महाराष्ट्र में और दूसरे राजस्थान में जैसे बड़े बड़े मार्च और इस तरीके के आंदोलन हुए, जिससे कई महत्वपूर्ण मांगे तात्कालिक रूप से मनवा भी ली गई। लेकिन इसके बावजूद भी संकट हल नहीं हुआ, क्योंकि वो नीतियां वही रही जब तक। तो वही परिस्थिति एक बार अगर मान लो प्रारंभिक तौर पे कोई राहत मिल भी गई, तो दोबारा से फिर वही जाके खड़ी हो गई। जैसे आर्थिक संकट के अंदर आप देख रहे हैं, बेरोजगारी का सवाल है या लोगों की खरीद शक्ति नहीं है, जिसकी वजह से वो संकट गहरा जाता है। ऐसे इस किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि भी लंबी है और ये इकट्ठा हुआ तकलीफ है किसानों की, जी, जो अब आके मतलब एक खास तरह से प्रकट हो रही। तो इसमें एक लंबा दौर रहा है, 3 महीने से ज्यादा तो दिल्ली बॉर्डर पे हो गए। उससे पहले पंजाब में काफी एक लंबा 6 महीने से पहले ही वहां पे शुरू हो गया था। तो इस अब तक इस आंदोलन में क्या हासिल हुआ है किसानों को, क्या किस रूप में देखते हैं आप कि सबसे बड़ी चीज जो किसानों को हासिल हुई है वो ये है कि किसानों ने अपने आप को इस देश के मालिक के रूप में स्थापित किया है। जी। वो एक उत्पादक जो है उसको एक तरह से उपेक्षा उसकी हो रही थी और उसका मान सम्मान जो है वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से परिस्थितियों ने उसको धूमिल कर दिया था। तो उसकी ये जो संयुक्त ताकत है,
इस आंदोलन की ताकत और ऊर्जा की वजह से किसान का जो किरदार है वो एक सम्मानित देश के नागरिकों के रूप में और एक तबके के रूप में हुआ है स्थापित इस आंदोलन से। दूसरा ये भी है कि इसमें जात पात की जो और लिंग के जो भेद है उसको भी ढीला किया है, कमजोर किया है। जी जी। इसमें आंदोलन का इतना बड़ा वकार है और उसका एक तरह से इतना प्रभाव है कि वो जो छोटे जो सवाल थे वो दब गए, एक तरह से कमजोर हो गए, और जो महिलाओं की खास तौर पे इसमें हिस्सेदारी इतनी बड़ी हुई है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। और फिर ये भी है कि खास तौर पे जो 7 साल से ये मोदी सरकार है तो इसकी स्थिति जो है लगभग देश में इस तरह की बन गई थी, जिस तरह हमले हुए हैं लोगों के ऊपर, कि जैसे कोई इसको चुनौती नहीं दे सकता। तो तीसरी इसकी उपलब्धि ये भी बहुत बड़ी है कि इसने साबित किया है कि जो सरकार अपने आप को इतना निरंकुश समझती थी इसको चुनौती दी जा सकती है और इसको झुकाया जा सकता है। और चौथी बात यह है कि सरकार ने जो गलत कदम उठाए थे और गलत तरीके से उठाए थे बिना किसी से परामर्श किए, ये बड़ी एक तानाशाही शासन का चिन्ह होता है कि वो जनता को और लोकतांत्रिक प्रणालियों को कुछ नहीं समझते होते। ये उसी का परिणाम था कि उन्होंने जरूरी नहीं समझा और ये माना कि कोरोना की बीमारी इसको थोप दिया जाए। लेकिन आखिर में उनको ये मानना पड़ा कि उन्होंने किसी से या किसानों से नहीं पूछा, ये उचित नहीं था। और पार्लियामेंट के अंदर भी जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया उसको पारित करवाने के लिए वो भी गलत था। और ये भी मानना पड़ गया कि आप जो भी संशोधन कहेंगे तीनों काले कानूनों में वो हो सकते हैं। जी जी। ये 4 एक तरह से प्रमुख उपलब्धियां उसकी कही जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी। इस आंदोलन के भविष्य को आप कैसे देखते हैं कि किस दिशा में आप इसको लेके जाएंगे? आंदोलन का भविष्य ये है कि मतलब किसान आंदोलन से शुरू होके ये जन आंदोलन बन गया। एक बात, क्योंकि जो भी तबके कृषि के जो पेशे को इस देश के विकास के लिए जरूरी समझते हैं उन तमाम लोगों को इस आंदोलन के साथ अपना हित जुड़ा हुआ नजर आने लग गया। शुरू में किसान आंदोलन ही दिखता था, अभी भी कहने को किसान आंदोलन है, लेकिन ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये खेत मजदूरों का भी है, ये ग्रामीण जो कारीगर हैं उनका भी है, मजदूरों का भी है जो राशन प्रणाली से अनाज खरीद कर खाते हैं। और वो तमाम जो उपलब्धियां आंदोलन करके हासिल की गई थी, चाहे वो नरेगा की है, चाहे 2 रुपए किलो अनाज की है, इस प्रकार की खाद्य सुरक्षा भी कुल मिला के इन कानूनों से खत्म हो जाएगी, इसका उनको एहसास होने लगा है और इसीलिए वो इसके साथ जुड़ने लगे। इसमें विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, इतनी व्यापक हमदर्दी और एकजुटता का दायरा इसके साथ जुड़ा है। तो इसका एक तरह से ऊपर से नीचे को जिसको वर्टिकल कहते हैं वो विकास भी हुआ है और जिसको फैलाव के रूप में हॉरिजॉन्टल कहते हैं वो विकास भी हुआ है। यानी वर्टिकल देखे तो भिन्न भिन्न तबके उसके साथ जुड़ते चले गए और किसानों की संख्या भी बढ़ती चली गई। और अगर आप समानांतर ढंग से फैलाव के रूप में देखने लगे तो ये लगभग देश के तमाम कोनों के ऊपर इसका प्रभाव जा चुका और औपचारिक तौर पर भी बहुत सारे प्रदेशों में अब वो आंदोलन खड़े हो गए। शुरू में कहा गया कि पंजाब का ही है, फिर कहा गया सिखों का ही है, फिर बोले थोड़े से हरियाणा के लोग, फिर बोले हरियाणा पंजाब का ही है, फिर बोले थोड़े से राजस्थान के भी लोग हैं, फिर बोले थोड़े से यूपी के भी लोग हैं, सभी जगह होने लगा और उत्तराखंड भी। तो कुल मिलाकर हम ये समझते हैं कि इस आंदोलन की जीत होनी देश के लिए जरूरी है। जी जी। केवल किसान के लिए नहीं है, कृषि को बचाना हमारी आत्मनिर्भरता को बचाना।
अब देखिए प्रधानमंत्री कितनी बार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जी, जबकि वो कुल मिला के नीतियां वो आत्मसमर्पण की हैं, आत्मनिर्भरता की नहीं है। वो उसको खत्म कर देगा ये जो व्यवस्था और जिस तरह के ये कानून बनेंगे उससे। जी। और इसकी जो इसलिए भी इसकी जीत होनी जरूरी है कि लोकतंत्र का भविष्य, हमारी संवैधानिक प्रणाली का, संसदीय व्यवस्था का भविष्य भी एक तरीके से इस आंदोलन के भविष्य के साथ जुड़ गया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस आंदोलन की मतलब अभी हम जो शुरू में चर्चा कर रहे थे, एक तरह से तो जीत हो ही चुकी है। और औपचारिक तौर पर अब जब सरकार ये मान रही है कि भाई हम 1.5 साल तक इनको मुलतवी कर सकते हैं तीनों कानूनों को, अब लेकिन वो सही रूप में बातचीत करते हुए जब आप 1.5 साल तक कर सकते हैं तो आप इसको इतनी गलतियां मान रहे हैं खुद, तो निश्चित तौर पर इसको रद्द ही करने में फायदा है, वो सभी के हित में है। लेकिन उनको वो अहंकार करने नहीं दे रहा जहाँ पे वो पहुंच गई है शासन की पद्धतियां। जी जी जी। वो हम दो हमारे दो जैसा काम हो गया। मोदी अमित शाह दो ये हैं और अडानी अंबानी दो वो हैं। जी जी। तो उनको ये लगता है हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं, देश के खजाने को लुटवा सकते हैं, देश की परिसंपत्तियों को बेच सकते हैं। यहाँ से शुरू किया था कि देश नहीं बिकने दूंगा, अब यहाँ पहुंच गए कि हमें कुछ भी बेचना पड़े लेकिन देश नहीं बिकने देंगे। तो ये स्थिति है। तो ये राजनीतिक घेराबंदी होनी जरूरी है इस सरकार की। और अब जो संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जिस तरह से भिन्न भिन्न प्रांतों में जा रहा है और वहां भी जा रहा है जहां चुनाव हो रहे हैं, तो ये राजनीतिक दबाव पड़ेगा। अब हरियाणा में देखिए क्या स्थिति है, विश्वास का मत प्राप्त कर लिया असेंबली में, लेकिन हरियाणा की जनता के अंदर कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, जेजेपी, बीजेपी के नेतागण या उनके कार्यकर्ता वो जनता के बीच नहीं जा सकते। और इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी कि असेंबली के अंदर वो प्रस्ताव करवा रहे हैं कि जो जनता हमारा बहिष्कार कर रही है हम इसकी निंदा करते हैं। या ये स्थिति यहाँ तक पहुंची है। तो निश्चित तौर पर ये इस बात के संकेत हैं कि वो इसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते अपने कदमों को, और उनको उसे वापस लेना पड़ेगा। हम आश्वस्त हैं इस बारे में, इस आंदोलन की विजय निश्चित है। जी जी। तो ये थे हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी। आपके भी जो सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे। यदि आपके सवाल आते हैं तो आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसानों की, आम जनता की आवाज सबके बीच में पहुंचती रहे। आपका स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया इंद्रजीत जी, धन्यवाद। आपका भी जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ये अवसर दिया और ये बात जनता तक जिस हद तक चली जाए वही हमारी सफलता हुई। जी जी, धन्यवाद।